हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट मिनट रिवीजन। तो देखो, आप लोगों का जो सिलेबस है उसका जल्दी से हम आपके एग्जाम से पहले पूरा क्विक रिवीजन करेंगे 20 मिनट से भी कम टाइम के अंदर। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, वो सब कुछ आप लोगों को एक बार देख लेनी चाहिए। एग्जाम से पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 मिनट जो आने वाली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि यहाँ पर टेंशन मतलब बिल्कुल भी, जो लास्ट पेपर है बस ही लास्ट पेपर है, इसके बाद में आप लोग 11th क्लास में आ जाएंगे। तो इस पेपर को आपको अच्छे से फोड़ करके आना है, बहुत ही इजी पेपर आएगा। फिर सेकंड ये है कि आपके इसके अंदर फुल फॉर्म वाले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म लिखनी है, देन फिर उसके बारे में आपको लिखना है। फिर थर्ड टिप ये है कि आपको यहाँ पर कीवर्ड्स और जो की पॉइंट्स हैं उनको 2 से 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर देना। मैं इसमें कीवर्ड्स बताऊंगा, आप उनको अपने वर्ड्स के अंदर 2 से 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर देना, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे और पेपर बहुत ईजी आएगा। कोई चिंता मत करो, एक बार बस सारे का सारा रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ भी नहीं, एकदम से मक्खन आएगा पेपर और एकदम से फोड़ के आ जाओगे, सच बता रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। सबसे पहले होती है डीबीए। डीबीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये होती है डीबीए की फुल फॉर्म। देन फिर इसके बाद में आती है डीबीएमएस जो कि होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसके बाद में आता है आरडीबीएमएस जो कि होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन फिर इसके बाद में आता है लेन। अब लेन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो, यहाँ पर एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये है कि ये वाली जो वीडियो है ये सुबह आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे मिस कर देते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, तो आप इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो कर ही सकते हो ना। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे पास में मैन क्या होता है। अब देखो, मैन एक नेटवर्क होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा तो इसको स्टार मार्क करके याद कर लो। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर हमारे पास में वेन। वेन क्या होता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद में पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद में यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर इसके बाद में डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन वाई मैक्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये आपकी बुक में मेंशन्ड है तो ये याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फॉर ए माइक्रोवेव एक्सेस। तो यहाँ पर देख लो, इसके अंदर एक्स नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक्सेस के लिए लिखा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसके अगर आ जाएगी तो कंफ्यूज मत होना। देन फिर इसके बाद में आता है BWA क्या है, यहाँ पर ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है HTML जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वालिटीज या फिर इनमें से क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, तो सबसे पहली होनी चाहिए वो होनी चाहिए लीडरशिप की, उसको अपनी टीम को लीड करना आना चाहिए। फिर सेकंड होता है कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, उसको रिस्क लेना आना चाहिए, रिस्क से उसे डर नहीं लगना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पर इनोवेटिवनेस, तो उसको कुछ कुछ नया नया इनोवेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। फिर इसके बाद में डिसीजन मेकर होना चाहिए और हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो इनमें से कोई से भी अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 पॉइंट आप लिख दीजिए, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में क्या क्या फंक्शन होते हैं भैया एंटरप्रेन्योर के, तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है इनोवेशन का, कि उसको कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना होता है। अगर वो एज यूजुअल ट्रेडिशनल, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनो, कि जो बिजनेसमैन होता है वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान से सुनो, इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करते हैं, नई चीज़ का नया इनोवेशन करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वही ट्रेडिशनल वे से करता है। तो इसको जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसका इनोवेशन। फिर सेकेंड है कि डिसीजन मेकिंग इसे ही करनी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं साइज एंड द स्केल ऑफ बिजनेस यूनिट, तो यहाँ पर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस होगा, क्या स्केल पर बिजनेस काम करेगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कंट्रोल और डायरेक्शन, यहाँ पर इसको डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन विद गवर्नमेंट, ये भी इसका ही काम होता है और इसके साथ में इसको कॉन्टेक्ट्स भी बनाने होते हैं अपने क्लाइंट्स और कंपटीशंस के साथ में, इसको ये सब भी करना होता है। तो फंक्शंस आपको समझ में आ गए। देन फिर इसके बाद आते हैं इसका क्या रोल है भैया, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। सबसे पहला रोल तो है ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर सेकंड ये है कि यहाँ पर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जो कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक, नई प्रोडक्शन टेक्निक का डेवलपमेंट होता है इनके थ्रू, क्योंकि इनोवेशन करते हैं, मतलब किसी चीज़ को करने का नया तरीका हो या फिर कोई नई चीज़ को डिस्कवर करें तो उसको ही यहाँ पर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि नई प्रोडक्शन टेक्निक को डेवलप करते हैं और फिर ये हाईली प्रोडक्टिविटी भी
ऊपर भी काम करते हैं। देन फिर इसका यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, जो कि आते हैं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस, ये खुद के खुद ही बॉस होते हैं, इनके ऊपर कोई भी नहीं होता, खुद ही ऑनर होते हैं पूरे बिजनेस के। तो ये इंडिपेंडेंस इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड है कि यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छे से हो पाती है, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाती है। फिर सेकंड है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं रहता। अगर आपको अपना काम जिस हिसाब से करना है, आप अगर 9 से 5 करना चाहते हो 9 से 5 करो, अदरवाइज जितना भी आपको सुटेबल टाइम है आप वो कर सकते हो। फिर इसका इसमें आता है कि स्टेटस उसका काफ़ी ज़्यादा, एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसका स्टेटस बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसको एक तरीके से फेम मिलने लग जाता है एंटरप्रेन्योरशिप से। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि उसका एम्बिशन फुलफिल हो जाता है आसानी से, उसका जो ड्रीम था उसने वो अचीव कर लिया, ये इससे हो पाता है एंटरप्रेन्योरशिप से। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टाइम चाहिए होता है। कोई भी अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको पहले टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा। देन फिर इसका अंदर रिस्क फैक्टर इसका सबसे बड़ा रहता है कि इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 में से कोई एक सक्सेसफुल होता है तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। फिर इसके बाद में हार्ड वर्क होता है, उसको हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। और अनसर्टेन इनकम होती है, उसकी कोई इनकम डिसाइडेड नहीं होती कि उसकी कितनी इनकम रहेगी। हो सकता है कि उसकी 4 से 5 साल तक जीरो इनकम रहे, तो ये सबसे बड़ा इसका फैक्टर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट स्टाफ होता है कि कई बार ऐसे स्टाफ को हायर कर लिया जाता है जिसके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जिस वजह से क्या होता है कि पूरा बिजनेस ठप हो जाता है, फिर बंद पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें ये डिसएडवांटेज होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। देन फिर इसके बाद हमारे पास में आते हैं अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम चल चुके हैं हम ग्रीन स्किल्स की तरफ। तो अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि हम हमारा तो जो है हमारे अभी प्रेजेंट की नीड्स को तो सेटिस्फाई करेंगे हमारे डेवलपमेंट करके, लेकिन हम ये भी सोचेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए क्या ये हानिकारक हो गया फिर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर यूजेस करवाना होता है, मीन्स और रिसोर्सेज का सही ढंग से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर लाना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, हर एक जो चीज़ है वो लिमिटेड है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम में आने वाली है। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर लिमिटेशन कर देनी चाहिए कि हाँ भैया इतना ही डेवलपमेंट करेंगे, अदरवाइज जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। फिर इसके बाद में लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स सेट करने चाहिए कि हाँ इतना गोल है, इस गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पुअर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यही है कि पुअर मैनेजमेंट, मैनेज नहीं कर पाते अच्छे से कि कौन सी रिसोर्सेज अच्छी होंगी। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर राइज इन पॉपुलेशन जो है उसके अंदर सबसे बढ़ोतरी होना, ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत है। फिर इसके अंदर राइज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो वो भी एक सबसे बड़ी इसके लिए खतरा होता है। फिर इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। फिर इसके बाद में आते हैं कि डिमांड ऑफ एनर्जी भी इसके लिए एक प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, देखो क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, या प्रॉब्लम पूछ लिया जाएगा, या इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या फिर इसके सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो देखो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि स्टॉप इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड स्मगलिंग ऑफ ट्रीज, या फिर जो भी है उनको स्टॉप कर देना चाहिए। सेकंड है कि यहाँ पर बैलेंस बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। फिर थर्ड है कि यहाँ पर एडॉप्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। फिर फोर्थ आता है यहाँ पर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री शुड बी रीलोकेटेड आउटसाइड द सिटीज। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अवेयरनेस कैंपिंग लगानी चाहिए। फिर इसके बाद में एफ आता है कि यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड प्रॉपर डिस्पोजल शुड बी अंडरटेकन। तो ये सब जो है सॉल्यूशन है कि ये सब करने से क्या हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। इनमें से कोई से भी 3 या 4 जितने भी याद हो वो आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आप आ रहा था कि यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल समिति थी 2015 में जो फॉर्म हुई थी उसके क्या क्या गोल्स थे, ये सब गोल हैं उसके कि उस समिति ने क्या क्या डिसाइड करा था। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 3 मार्क्स के में अंदर या फिर 4 मार्क्स में लेंथ क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनो। वो ये है कि यहाँ पर एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल एवरीवेयर, तो जितना भी हो सकता है पूरी गरीबी को खत्म करने का इनका सबसे पहला गोल था। सेकंड है कि यहाँ पर भूखमरी को खत्म किया जाए और फूड सिक्योरिटीज को अचीव किया जाए। फिर थर्ड है कि यहाँ पर इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है डी वाला पॉइंट जिसके अंदर कि इंश्योर एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। फिर इसके बाद में ई वाला
पॉइंट आता है कि अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन्स। फिर इसके बाद में जो हमारा एफ वाला पॉइंट है कि यहाँ पर इंश्योर इंक्लूसिव एंड द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है इनका क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें हैं जो कि समिति 2015 में फॉर्म हुई थी, उसने यहाँ पे डिसाइड करा था। अब इसके बाद में आता है डेटाबेस। अब देखो डेटाबेस से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसके रिलेटेड कंपोनेंट से भी आ सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी जैसे कि की वगैरह है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अ डेटा विच इज अवेलेबल फॉर वन और मोर पर्सन। तो एक या एक से ज्यादा आदमी के लिए जो अवेलेबल डेटा होता है उसको यहाँ पर डेटाबेस कहा जाता है। अब इसके फीचर है, सबसे पहले आता है डेटा। अब डेटा क्या होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा होता है वही डेटाबेस होता है। देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक मान लो कि एक राहुल है, ठीक है। अब राहुल एक नॉर्मल सा लड़का है। अब राहुल के पास में अगर जैसे कि उसकी एज होगी, ठीक है। अब उसकी एज कितनी है, देन फिर उसके बाद में उसका हेयर कलर कैसा है, देन फिर उसके बाद में उसकी हाइट कितनी है, देन फिर इसके बाद में वो कौन सी क्लास में, क्लास 10th में है, फिर इसके बाद में इसके क्लास 10 9, इतने जो डेटा रहेगा, मतलब कि एक तरीके से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी, इसी को ही डेटा कहा जाता है। तो ये जो डेटा होता है ये कोई भी रो नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं और ये फैक्ट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करी जाएंगी वैल्यू से। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस में इसका कंपोनेंट होता है। इसका सॉफ्टवेयर का काम होता है कि प्रोग्राम होता है दैट लाइज बिटवीन द स्टोर डेटा एंड द यूजर डेटाबेस। तो ये दोनों के बीच में लाई करता है। फिर इसी तरीके से हार्डवेयर वो होता है जिसके अंदर कि आप लोगों को इसको स्टोर करना है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसके कि आप इसे रन कर पाएंगे और हार्डवेयर वो होता है जिसके अंदर कि आप इसे स्टोर कर पाएंगे। देन फिर इसके बाद में यूजर आता है। अब यूजर का काम ये होता है कि जो यूजर होता है वो उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर पाए और उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो वो कर पाए। फिर इसके बाद में क्या क्या फैक्टर्स हैं डेटाबेस के, सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है टेबल। अब देखो टेबल क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रेशनल डेटाबेस मॉडल वेयर ऑल द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर्ड। तो यहाँ पर सिंपल से आपको इतनी सी बात याद रखने की, एक ऐसी जगह होगी जिसके अंदर के रेशनल डेटाबेस मॉडल में जहां पर क्या होगा कि डेटा को एंटर करा जाएगा। अब इसके लिए अलग अलग होती है, टेबल के अंदर सेल होते हैं, सेल जो कि इंटरसेक्शन से बनेंगे। रो और कॉलम का जब इंटरसेक्शन होता है वहां पे सेल बनते हैं। अब इसके बाद में रो और कॉलम क्या होते हैं भैया, सबसे पहले समझो कि कॉलम क्या होता है। कॉलम वो होता है कि जहां पर एक एरिया जहां पर कि रिकॉर्ड रिजर्व्ड रहता है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा के लिए एंड इट कंटेन द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और इसके लिए एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं। और इसके एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि सभी कस्टमर्स के नंबर हो गए, सभी कस्टमर्स का नाम हो गया, स्ट्रीट एड्रेस हो गया। तो ये जो पूरा कॉलम रहेगा वो रहेगा यहाँ पर इसके अंदर, जैसे कि पूरा जो डेटा रहेगा एक तरीके से कॉलम का, उसको ही यहाँ पर फील्ड्स या फिर आप कॉलम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है रो या फिर रिकॉर्ड्स या फिर ट्यूलैप्स कह सकते हो। अब ये एक स्पेसिफिक एक छोटा सा जो आप एंट्री करेंगे पर एक एंट्री करने वाले हो उसको ही यहाँ पर रो कह दिया जाएगा। देन फिर इसके अंदर यहाँ पर आता है कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू एन एंटिटी और ए कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद में इसी तरीके से क्वेरी आती है। अब क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज वो होती हैं कि इसमें अगर आपको डेटाबेस के अंदर कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास में बहुत बड़ा डेटाबेस है, अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है कि लेस देन ग्रेटर देन, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट काम में लिया जाता है सेलेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करके आप अपना जो रिजल्ट है उसको फिल्टर कर सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है फॉर्म्स। अब देखिए फॉर्म्स क्या होते हैं, Form is a window on the screen that contains the numerous fields or and the space to enter data। तो यहाँ पर फॉर्म से एक विंडो होती है जहाँ पर कि आप लोग आसानी से इसमें जो डेटा है उसको एंटर कर सकते हो। देन फिर इसका नाम आता है डेटाबेस सर्वर। अब जो डेटाबेस सर्वर है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद में आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो ये समझो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। देखो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि आप लोग तो हैं यूजर, ठीक है, आप लोग यूजर हो। अगर आपको डेटाबेस को एक्सेस करने, किसी भी डेटा को एक्सेस करना है, तो जो बीच में इसको आप लोगों को एक्सेस करवाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिससे कि अगर आप कोई भी इसको रिक्वेस्ट बोलेंगे ये काम करेगा, डेटाबेस में सर्च करेगा, फिर उसके बाद में उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करके आपको दिखा देगा। ये काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अब देखिए इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स दैट इनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस, कंट्रोल ऑल द एक्सेस ऑफ द डेटाबेस।
तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक सिस्टम होता है जिससे कि आप मैनेज कर सकते हो डेटाबेस को और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड होता है जो कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिससे कि आप पूरे जो रिकॉर्ड है उसको रख सकते हैं। देन फिर इसका में इसका गोल क्या है, इसका गोल ये है कि जो DBMS गोल इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर यूजर। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है, देखो मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरा रिवीजन करवाना है। फिर इसके बाद में RDBMS की हमने फुल फॉर्म देखी थी, ये होता है कि टाइप ऑफ DBMS दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में जब कभी भी डेटा को स्टोर करने लग जाए तो उसको RDBMS कहेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है कि एडवांटेज क्या क्या है भैया सब। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि रिड्यूसेस डेटा डुप्लीकेशन, तो सबसे अच्छा ये काम होता है कि इससे डेटा को कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। सेकंड है कि यहाँ पर डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ डेटा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंट होता है और यहाँ पर बैकअप और रिकवरी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसे यूज़ में नहीं ले सकते। फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर डेटाबेस फेलियर हो जाए तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी लोअर एफिशिएंसी होती है। ये चारों हैं, चारों के चारों याद रख लेना। फिर इसके बाद आता है हमारे पास में की फील्ड्स क्या होते हैं। अब देखो की फील्ड वो होता है कि की फील्ड इज डिफाइंड एज द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम वेयर द डेटाबेस कॉलम विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स यूनिकली इन अ रिलेशन। तो एक रिलेशन के अंदर अगर आपको कोई भी एक कॉलम को डिफाइन करना हो तो वहां पर की उसको डिफाइन करती है। इतनी सी बात याद रखो कि यहाँ पर की इज डिफाइंड एज द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम ऑफ द डेटाबेस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स यूनिकली इन अ रिलेशन। फिर इसके बाद में क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी की। अब प्राइमरी क्या होती है, ये होती है कि अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नोन एज प्राइमरी की। फिर इसके बाद में कैंडिडेट की क्या होते हैं। कैंडिडेट की होती है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ रिलेशंस आर नोन एज कैंडिडेट की। तो एक कैंडिडेट की वो रहेगी कि इसमें सेट रहेगा, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ रिलेशन। हर एक टाइप के रिलेशन को अगर हर आसानी से हर एक के लिए आइडेंटिफाई कर पाए उसको यहाँ पर कैंडिडेट की कहेंगे। फिर इसी तरीके से फॉरेन की होती है। अब इसके बाद में आते हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से। तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट ये है कि लेन क्या होता है। तो देखो लेन सिंपल से आप ये समझो कि अगर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर की 5 से 10 कंप्यूटर हैं तो उनको जो कंट्रोल करने का या फिर उनके बीच में डेटा शेयर करने का जो काम करता है वो करता है लेन। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक बिल्डिंग हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, फिर घर हो सकते हैं जहां पर कि 10 से 15 कंप्यूटर के बीच में आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर 4 से 5 बिल्डिंग आ जाएंगी देन फिर उसके बाद में यहाँ पर काम में लिया जाता है वो लिया जाता है मैन, जो कि होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये उससे थोड़ी बड़ी रेंज का होता है, ये 4 से 5 बिल्डिंग के बीच में काम कर सकता है। अब इसके बाद में इससे भी बड़ा जो होता है वो होता है यहाँ पर वेन क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या करता है भैया, ये पूरी कंट्रीज के अक्रॉस करेगा। जैसे कि अगर आपको आज यूएस या फिर यूएसए में और या इंडिया के अंदर अगर कोई रिलेशन करवाना है, अगर आपको कोई भी इंटरफ्रेंस नेटवर्क सेटअप करना है तो आप वेन के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि नेटवर्क विच कनेक्ट्स द डिफरेंट कंट्रीज नेटवर्क इज नॉन एज, यहाँ पर वेन होता है। और इसके थ्रू जो सारे एटीएम्स होते हैं और बैंक होते हैं पूरी कंट्रीज के, वो वेन के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर मत करना भूलना, और लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में।